नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अनोखी यात्रा पर चलते हैं जहां भूविज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में मिलती हैं। हम भारत के पश्चिमी तट की गहराई में उतरेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे धरती को आकार देने वाली ताकतें हमारी सदियों पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने कच्छ के विशाल नमक के रेगिस्तान को जन्म दिया, उन्हीं की वजह से पौराणिक शहर द्वारका समुद्र में समा गया? आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह को समझना होगा। ये एक ऐसा इलाका है जो रहस्यों और इतिहास की कई परतों से ढका हुआ है। कच्छ का रण क्या अद्भुत जगह है, एक विशाल सफेद नमक का मैदान। लेकिन जानते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये कभी अरब सागर की एक शांत उथली खाड़ी हुआ करता था। फिर समय के साथ जमीन ऊपर उठी, समुद्र पीछे हटा और बन गया आज का ये नमक का रेगिस्तान। और फिर है द्वारका की कहानी। पश्चिमी सौराष्ट्र के ठीक सिरे पर बसा ये शहर पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, खासकर उन कहानियों में जो बताती हैं कि ये शहर रहस्यमयी तरीके से समुद्र में कैसे समा गया। सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या इन कहानियों के पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई हो सकती है? अब इन रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को एक तरह से जासूस बनना पड़ता है। वो सिर्फ कहानियों पर नहीं रुकते, बल्कि जमीन में छिपे उन सुरागों को खोजते हैं जो इसके अतीत की पूरी कहानी बयां करते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक्टिव टेक्टोनिक्स। देखिए, ये सिर्फ पुरानी लाखों साल पहले की भूवैज्ञानिक घटनाओं के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन ताकतों का अध्ययन है जो आज भी इसी पल हमारे पैरों के नीचे की जमीन को ऊपर उठा रही हैं, झुका रही हैं और बदल रही हैं। ये एक जिंदा और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस जांच के लिए साइंटिस्ट्स ने पश्चिमी सौराष्ट्र को 10 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें वाटरशेड कहते हैं। आप इन्हें 10 अलग-अलग क्राइम सीन की तरह समझ सकते हैं। हर वाटरशेड एक सुराग था, एक पहेली का टुकड़ा, और इन सबको एक साथ स्टडी करके ही वो उस बड़ी ताकत को समझ सकते थे जो पूरे इलाके को आकार दे रही थी। और इस केस में उनके सबसे बड़े गवाह कौन थे? नदियां। जी हाँ, नदियां। ये पता चला है कि नदियां इस जमीन पर लिखी एक ऐसी लिखावट की तरह हैं जो उन अदृश्य ताकतों का राज खोलती हैं जिन्होंने इसे बनाया है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो कहानियां बताती हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर या आयताकार पैटर्न जैसा वाटरशेड 2 में दिख रहा है, वो अक्सर जमीन के नीचे दरारों यानी फॉल्ट्स का इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ गिरनार पहाड़ी के चारों ओर एक गोल पैटर्न ये बताता है कि वहां कोई गुंबद जैसी चीज ऊपर उठ रही है, जिसकी वजह से पानी चारों दिशाओं में बह रहा है। तो नदियों को देखकर टेक्टोनिक हलचल का पता कैसे चलता है? बहुत आसान है। जिन इलाकों में जमीन ऊपर उठ रही होती है, वहां नदियां तेजी से नीचे की ओर कटाई करती हैं, इसलिए वो ज्यादा सीधी हो जाती हैं। और जहां जमीन शांत है, वहां नदियों को लाखों सालों में आराम से घुमावदार रास्ते बनाने का पूरा मौका मिलता है। और ये हमें एक और बड़े सुराग तक ले जाता है, निक पॉइंट। इसे ऐसे समझिए जैसे नदी के रास्ते में कोई छोटा सा झरना आ गया हो। ये तब बनता है जब जमीन का एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा तेजी से ऊपर उठता है। ये एक पक्का सबूत है जो चीख चीख कर कहता है, यहाँ पर टेक्टोनिक हलचल हुई है। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक इन सारे सुरागों को जोड़ते गए, नदियों के पैटर्न, उनके सीधे रास्ते और ये निक पॉइंट्स, एक तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी। सारे के सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। वो दिशा थी उत्तर की ओर। एनालिसिस ने बार बार यही दिखाया कि इस इलाके के उत्तरी हिस्सों में सबसे ज्यादा हलचल थी, जबकि पश्चिमी तट काफी शांत था। मतलब कोई बड़ी ताकत थी जो उत्तरी हिस्से को प्रभावित कर रही थी। और वो बड़ी ताकत थी नॉर्थ काठियावाड़ फॉल्ट सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी एक्टिव फॉल्ट लाइन है जो इस इलाके के ठीक उत्तर से गुजरती है। इस मैप में साफ दिखता है कि सबसे ज्यादा टेक्टोनिक हलचल वाले वाटरशेड्स सीधे इसी फॉल्ट सिस्टम के पास हैं। यही वो इंजन है जो इस पूरे लैंडस्केप को चला रहा है। यहाँ पर डेटा का निचोड़ देखिए, एकदम साफ है। जो उत्तरी वाटरशेड्स हैं 7, 8 और 9, उनमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और जो पश्चिमी वाटरशेड्स हैं 2 और 3, उनमें सबसे कम।
ये फॉल्ट लाइन से नज़दीकी का सीधा सीधा सबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी भूवैज्ञानिक बातों का द्वारका और उस क्षेत्र के इंसानी इतिहास से क्या लेना देना है। यहीं पर आकर जियोलॉजी और हिस्ट्री एक हो जाते हैं। बेट द्वारका का ही उदाहरण ले लीजिए। रिसर्च से पता चलता है कि करीब 2000 साल पहले ये शायद मुख्य भूमि का ही एक हिस्सा था, कोई द्वीप नहीं था। लेकिन इस इलाके की लगातार जियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे जमीन का धंसना या समुद्र का स्तर बढ़ना, इन सबने मिलकर करीब 1000 साल पहले इसे मुख्य भूमि से अलग कर दिया और ये एक द्वीप बन गया। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे ये जिंदा भूविज्ञान तटरेखा को बदल रहा है। और ये हमें इस स्टडी के सबसे दमदार नतीजे पर लाता है। ये सिर्फ चट्टानों और नदियों की कहानी नहीं है। जैसा कि रिसर्चर्स खुद कहते हैं, सौराष्ट्र की टेक्टोनिक्स का सीधा रिश्ता हड़प्पा सभ्यता और पौराणिक शहर द्वारका के डूबने से है। मतलब भूवैज्ञानिक कहानी और इंसानी कहानी दोनों एक ही हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हम अक्सर जमीन को एक बेजान स्टेज की तरह देखते हैं जिस पर इतिहास होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जमीन खुद एक एक्टिव किरदार है, एक डायनामिक स्टेज है जो लगातार बदल रहा है, और अपने इन बदलावों से वो इंसानी इतिहास को भी बार बार लिख रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम दुनिया में कहीं भी हों, हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है, बदल रही है और अपनी एक कहानी लिख रही है। सवाल बस ये है, क्या हम सुन रहे हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।